नाज़रीन, एशिया टाइम स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम आज फिर डॉक्टर प्रमोद पावा जी के साथ आपको जोड़ने वाले हैं और आज के हमारे सवालात साउथ चाइना सी पर होंगे। हमारे सवालात अमेरिका चाइना रिलेशनशिप पर होंगे। आने वाले टाइम में तुर्की किस तरह से हमें दुनिया में नज़र आएगा और इज़राइल कहाँ पर होगा। इस तरह के सारे सवालात पर हम आज उनसे एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रमोद पावा जी की तरफ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप हमारे साथ थैंक जुड़े यू। और इन हालात में जो आजकल हालात चल रहे हैं इस पे जो आपसे डिस्कशन होते रहते हैं, जो हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन सही अपनी इन्फॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचा सकें, तो एक बार फिर हम आपसे यही चाहेंगे कि जो आजकल हालात चल रहे हैं चाइना और अमेरिका के रिलेशन प्लस साउथ चाइना सी में जो हालात हैं इस वक्त, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपसे कि थोड़ा सा रोशनी डालिए। इसको अगर हम हिस्ट्री के साथ जोड़कर देखें तो ज़्यादा आसानी से और आराम से समझ में आ जाएगा। आप शुरुआत करें फर्स्ट वर्ल्ड वार से। जी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक नया निज़ाम लागू हुआ था जिसमें डॉलर्स थे, पेट्रो डॉलर्स थे और एक सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था थी। जी उसी के साथ उसी वक्त में जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूरोप थी और ब्रिटेन थी, ये लोग इनका औद्योगिकरण शुरू हो गया था। ऊर्जा के लिए इन्होंने कोयला और लकड़ी की जगह तेल को देख लिया था, इसीलिए जी इन्होंने पूरे अरब क्षेत्र को 40 देशों में बांट के और उस पर बहाने सिर अपने कब्जा कर लिया या अपने अपने प्यादे बिठा दिए। वक्त गुजरता गया। जी इधर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आई, माओ आया। माओ ने अपना सिस्टम शुरू किया, वो कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद तेंग शाओपिंग आया जी जिसने चीन की जो आयरन वॉल वाली व्यवस्था थी उसमें थोड़ी खिड़कियां खोलनी शुरू की और चीन को एक सेमी पूंजीवादी निज़ाम की तरफ लेके चलना शुरू हुआ। चीन तरक्की करता चला गया। उसके बाद शी जिनपिंग आए। शी जिनपिंग बहुत ही मॉडरेट किस्म के लीडर रहे अपने जगह और उन्होंने इस तरीके से अपनी चीन की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर दिया जी कि धीरे धीरे ये लगने लगा कि चीन पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को खत्म कर जाएगा। उधर जो बैंकिंग व्यवस्था वाली फैमिलीज, उधर जो बैंकिंग व्यवस्था वाली यहूदियों की फैमिली थी, उनको भी एक नया निज़ाम लाना था क्योंकि डॉलर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं बाज़ार में कि उसके पीछे कोई सरमाया तो है नहीं। गोल्ड के सामने या किसी एसेट के सामने गोल्ड डॉलर प्रिंट नहीं होता था। तो एक तरीके से एक झूठ और फरेब का उन्होंने महल खड़ा किया हुआ था जिसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। और इससे पहले कि वो डॉलर मार्केट में आने के बाद उनकी ये हालत हो जाती कि वो सड़कों पर बिखरे फिरते, इन्होंने एक नए निज़ाम की कोशिश की। उस निज़ाम के लिए सबसे पहली ज़रूरत थी चीन को रोकना। और चीन को रोकने के लिए उसका सबसे आसान तरीका है कि उसका जो एक्सपोर्ट होता है उसके रास्तों को रोक देना। उधर चीन ने हालात को देखते हुए एक नया सिस्टम शुरू किया, वन रोड वन बेल्ट सिस्टम, जिसमें वो सड़कें बना रहा था और अपनी सड़कों और रेल के जरिए पूरी दुनिया से वो अपना निज़ाम, अपने ताल्लुकात कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि रूस के पास कोई गर्म पानी का बंदरगाह नहीं है। उनके पास सिर्फ एक बंदरगाह है, सेंट पीटरबर्ग। और सेंट पीटरबर्ग के बंदरगाह में भी साल में 3-4 महीने ही काम होता है। उसने चीन को सहारा दिया और साउथ चाइना सी जो मेन ट्रांजैक्शन का रूट रहा है सुएज नहर के बाद, वहाँ उन्होंने अपने आर्टिफिशियल जजीरे बना लिए। उन जजीरों पर अपनी फौजी कुव्वत और फौजी ताकत कायम कर दी और उस कायम करने को लेकर उन्होंने वहाँ एक छत्र राज्य बना दिया जिससे बिना किसी टेंशन के वहाँ से उनके सामान और उनके जहाज निकलते रहे। ये अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो उसको रोकने के लिए
अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम साउथ चाइना सी में चीन को रोकेंगे। लेकिन चीन ने उससे पहले ही इतना ज़्यादा बाकी कंट्रीज़ को लोन दे दिया हुआ था और फाइनेंशियली इतना स्ट्रोंग हो चुका था कि यूरोप में से भी कोई सामने नहीं आया। और इस टाइम इसमें सिर्फ 4 देश चाइना के सामने हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हो सकता है धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया भी वापस हो जाए। और अमेरिका का तो आज तक का रिकॉर्ड है कि वो कभी खुद सामने नहीं लड़ता, दूसरों को लड़वाता है, बाकी बैक में ही रहता है। तो कुल मिलाकर इस सिनेरियो की वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। चाइना को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि वियतनाम, मनीला, फिलीपीन, ये जो छोटे छोटे देश हैं, इन देशों ने भी चाइना के सामने कोई सीधा खुलकर कभी बयान नहीं दिए हैं। वैसे जरूर अमेरिका के साथ हैं, या अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर। जिस तरह से अभी आपने ये बताया कि चाइना को वन रूट वाली पॉलिसी पे चाइना काम कर रहा है, अगर हम कहे जाएं वन रूट वाली पॉलिसी में इंडिया की ज़मीन या इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और इंडिया अगर चाहे तो अलग रह सकता है इस पॉलिसी से, या मजबूरन इसको कहीं ना कहीं चाइना के साथ भिड़ना पड़ेगा? नहीं, अगर आप आज़ाद हैं और अपनी आपकी स्वतंत्र विदेश नीति है और आप अपने ही हिम्मत पर, अपनी ही दम पर कोई डिसीजन लेने के काबिल हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम में भी था, उससे पहले भी था, हम उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, हम उससे अलग भी रह सकते हैं। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हम कहीं फंस गए हैं, किसी के गुलाम हो गए हैं, जहनी तौर पर हमने अपनी पॉलिसीज को दूसरे के पास गिरवी रख दिया है, तो या तो हमें लड़ना पड़ेगा या लड़ने वालों की मुखालफत करनी पड़ेगी। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, और फिलहाल ये हमारी सरकार ने ये रास्ता चुना है कि अमेरिका का साथ देंगे, उसके पीछे इनकी जो भी पॉलिसीज हो, इनकी जो भी सोच हो। लेकिन मेरा अपना पर्सनल सोचना ये है कि ये देश हित में नहीं है कि हम किसी की गुलामी करके कामयाब रहें। हम किसी की गुलामी करके कामयाब नहीं हो सकते। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ी सी क्लियरिटी चाहूँगा इसमें, कि जो पाकिस्तान के लिए बंदरगाह तक ये रास्ता बना रहे हैं चाइना, कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी एक बांध बना रहे हैं, तो उसमें इंडिया का कितना पार्ट इन्वॉल्व होगा? नहीं, इंडिया का जहाँ तक आप पार्ट की बात कर रहे हैं, तो मोदी सरकार आने से पहले एक ऐसी भी बात चली थी और काफ़ी आगे तक वो बढ़ गई थी। उसमें ये था कि हम भी सी पैक के हिस्सेदार हो जाते। उसी को सोचते हुए हमने चाबहार बंदरगाह बनाया था ईरान में। अगर हम सी पैक के पार्टनर नहीं होते तो हम इतनी कुव्वत रखते थे कि हम सी पैक के पैरेलल अपना एक ऐसा ही वर्ल्ड रोड कायम कर सकते थे, जो यहाँ से वाया पाकिस्तान नहीं जाता, तो बॉम्बे से हम सीधा जाते चाबहार, और चाबहार से ईरान से होकर, क्योंकि हमारे सबके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे ईरान से भी, इराक से भी और आगे तक, तो हम यूरोप तक रसाई कर सकते थे। हालांकि हम सी पैक में पार्टनर होने वाले थे और उसमें हमारी ऑलमोस्ट एग्रीमेंट्स लगभग तैयार थे। यहाँ तक ये भी तैयार था चाइना कि जो पीओके है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, उस हिस्से की राहदारी की सुरक्षा हमारी फोर्सेस करेंगी। लास्ट अड़चन ये रह गई थी कि हम चाह रहे थे कि हमारी फोर्सेस के वहाँ परमानेंट ठिकाने बन जाएं। वो चाह रहे थे कि परमानेंट ना बनाएं, आप टेम्परेरी बना सकते हैं, लेकिन देख लें। खैर, वो तो कहीं भी नेगोशिएशन हो सकती थी, और सी पैक का नाम बदल के भी अभी तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको चाइना भारत पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करने वाले थे। ये ऑलमोस्ट फाइनल था, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इस सारी की सारी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी सेनाएं या हमारे लोग चीन से कमज़ोर हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि चीन हमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर बराबर की भी टक्कर है
तो युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता। जंग के बाद भी टेबल पर आना पड़ता है। अब अगर हम दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं तो बेशक हम नुकसान ही उठाएंगे, फायदा नहीं उठाएंगे। अपने लिए हम अगर कुर्बान होते हैं तो उस शहादत की कोई वैल्यू नहीं है, वो बेशक बहुत अच्छी। अच्छा, अगर हम सर इसको इस तरह से देखें कि अभी फिलहाल हमारे चाइना के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम चाइना से रिलेशन बेटर करके अपने बिजनेस को भी बढ़ावा दें, अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दें? इवन जो टेक्नोलॉजी है कि चाइना में हार्डवेयर को जो कहा जाता है कि वो सबसे अच्छा बनाते हैं इवन, और इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत अच्छे हैं, क्या इस तरह का पैक्ट नहीं हो सकता आज के हालात में, या हम चाइना पे बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर सकते?